नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं बजट पर त्वरित टिप्पणी। वैसे तो आज भी बाजार में अदानी समूह के शेयरों में गिरावट की चर्चा है। बजट की शानदार घोषणाएं भी इस समूह के लिए राहत लेकर नहीं आई हैं, लेकिन हमारा फोकस बजट पर है। जैसे जैसे बजट के और डिटेल आएंगे, विश्लेषण आएंगे, हमारी समझ और टिप्पणी में भी बदलाव होता रहेगा। इसलिए हमने इसे त्वरित टिप्पणी का नाम दिया है। यह पहला हिस्सा है, पार्ट 1। ऐसी और टिप्पणियों का इंतजार कर सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि हम किस भारत की बात कर रहे हैं। उस भारत की जहां महीने का 25,000 रुपया कमाने पर आप चोटी के 10% आमदनी वाले समूह में आ जाते हैं, और यह सरकार का आंकड़ा है। क्या हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिस भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग महीने का 10,000 रुपए से भी कम कमाते हैं? उस भारत में कितने लोगों की आमदनी सालाना 7 लाख रुपए की है? कितने लोगों की आय 5 लाख रुपए सालाना है? अगर यह आंकड़ा होता, सरकार बताती, बजट में बताती, तो हम और भी बेहतर तरीके से जान पाते कि यह छूट कितने बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने जा रही है, कितने बड़े तबके को इस छूट से राहत मिलेगी। खासकर तब जब वह ब्याज दर बढ़ने के कारण ईएमआई के बोझ से दबने लगा है। हम मानकर चलते हैं कि 9 से 12 लाख कमाने वालों में ज्यादातर युवा भी होंगे, जिन्हें इस बजट में एक नया नाम मिला है, अमृत पीढ़ी। आप जानते हैं कि भारत में सरकारी तौर पर अमृत काल चल रहा है, और आपके घरों में जो बेरोजगार युवा हैं वे भी अमृत पीढ़ी कहलाएंगे। उन्हें अब बेरोजगार मत कहिए, अमृत पीढ़ी कहिए। काम भले ना मिला हो, मगर नाम मिल गया है। हम त्वरित टिप्पणी में इस बजट में युवाओं के लिए क्या है उस पर नजर डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं। भारत के युवा अमृत पीढ़ी कहलाएंगे। 28 जनवरी को एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी युवाओं को अमृत पीढ़ी कह दिया था। अमृत का संबंध अमर होने से होता है, सत्य और पवित्रता से होता है, लेकिन युवाओं के आसपास बनते और बिगड़ते अवसरों को देखिएगा तो अमृत कम, विष ज्यादा नजर आता है। याद रखिएगा कि हम सभी भूलोक के नागरिक हैं, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है। हम में से कोई भी अमर नहीं है, मगर अमरत्व के बिना अमृत की बात हो सकती है? कैसे हो सकती है? खैर, अब जब हो रही है तो इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे युवा अमृत पीढ़ी के कहे जाएंगे। उनके जीवन में अमृत कितना है जल्दी से बताता हूं, आप त्वरित टिप्पणी देखते रहिए। 7 लाख सालाना कमाने वाला महंगाई से त्रस्त तो होगा ही, शायद वो भी मुफ्त अनाज योजना की कतार में खड़ा होगा। उसकी कमाई पर 0 टैक्स लगेगा, या उसके लिए राहत की बात हो सकती है। अगर इस आय वर्ग की संख्या सामने होती तो हम और बेहतर तरीके से समझ पाते। अगर वित्त मंत्री यह बता सकती हैं कि कितने हजार रुपए की छूट मिल रही है, तो यह क्यों नहीं बता दिया कि कितने लोगों को यह छूट मिल रही है? हम इस संख्या पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि भारत में कमाने वालों का बड़ा हिस्सा बहुत मामूली कमाता है, वो टैक्स देने के लायक भी नहीं बन पाता है। यह ई श्रम पोर्टल है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने इसके आंकड़ों का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह लेख द वायर की साइट पर लिखा है। अरुण कुमार का कहना है कि ई श्रम पोर्टल पर 28 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराए हैं। इनमें से 94% लोग वो हैं जो 10,000 से कम कमाते हैं। मानकर चला जाता है कि ये सभी असंगठित क्षेत्र से जुड़े होंगे, तो आप इस क्षेत्र की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां 26 करोड़ से ज्यादा लोग 10,000 रुपए से कम प्रति माह कमाते हैं। अरुण कुमार के अनुसार 28 करोड़ का 94% 26 करोड़ से अधिक होता है। अरुण कुमार ने लिखा है कि विश्व बैंक के अनुसार 13,000 रुपए प्रति माह कमाने वाला गरीब होता है, लेकिन यहां तो 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है, कम कमा रहे हैं। जिस देश के असंगठित क्षेत्र के 26 करोड़ लोग 10,000 रुपए प्रति माह से कम कमाते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उस देश में बजट की इन घोषणाओं में ताली बजाने वाले कौन हैं?
ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के आम जन की आर्थिक स्थिति क्या है। क्या आप इस सच्चाई से नजर हटा सकते हैं? क्या इतना कम कमाने वाले देश के युवा भी बजट की घोषणाओं के बाद ताली बजा रहे होंगे? बता दीजिए। उम्मीद है पिछले साल मई की यह खबर आपको याद होगी। तब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS का आंकड़ा आया था। यह सर्वे 2019-20 के लिए था। इसमें बताया गया कि जो भी 25,000 रुपए महीने का कमाता है वो चोटी के 10% आमदनी पाने वालों में आ जाता है। क्या इसमें कोई बदलाव आ गया है? इतनी तरक्की आ गई है कि लोग 25,000 से ज्यादा कमाने लगे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में कमाई के कितने कम अवसर हैं। जो भी अवसर हैं वो कम मजदूरी, कम सैलरी वाले अवसर हैं। इस बजट में 6 से 9 लाख रुपए सालाना आय वालों को 15,000 रुपए कम टैक्स देने होंगे। पहले उन्हें 60,000 रुपए देने पड़ते थे, अब 45,000 रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़ेंगे। 15 लाख सालाना कमाने वालों को राहत मिली है, ज्यादा मिली है। कम कमाने वालों से ज्यादा राहत ज्यादा कमाने वालों को मिली है, अगर मेरा गणित सही है तो। 15 लाख सालाना कमाने वालों को पहले 1,87,500 रुपया टैक्स लगता था, अब उन्हें 1,10,000 रुपया टैक्स देना होगा। यहां तक इस वर्ग में युवा ही आते होंगे जो अपनी नौकरी शुरू कर रहे होंगे या उनकी नौकरी के कुछ साल हो गए होंगे। निश्चित रूप से यह राहत की बात तो है, मगर इतनी बड़ी भी हेडलाइन नहीं है। महंगाई, स्कूल की फीस, मकान का किराया, EMI, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब देखेंगे तो वह इस राहत का बहुत लाभ नहीं उठा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। कायदे से यह छूट तो तब मिलनी चाहिए थी जब कोरोना के 2 साल के दौरान 9 से 12 लाख सालाना कमाने वाला वर्ग करा रहा था। बैंकों के ब्याज दर बढ़ने से उस पर EMI का बोझ बढ़ता जा रहा था और अब भी बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के समय यही वो तबका था जो EMI नहीं चुका पा रहा था। 7 लाख की छूट पर एक राय और आई है, किसी एक्सपर्ट की है। इस बजट में कहा गया है कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, मगर अतिरिक्त राय, अलग राय यह है कि पुरानी व्यवस्था में तमाम छूट मिलाकर वैसे भी 7 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि 5 लाख तक तो वैसे ही छूट थी और उसके अलावा 1.5 लाख की छूट दी जाती थी। फिर नई पेंशन स्कीम में निवेश करने के लिए 50,000 की छूट मिलती थी, तो एक तरह से 7 लाख वालों को जीरो टैक्स की छूट मिलती थी। तो क्या इस ऐलान के जरिए आंकड़ों की बाजीगरी की गई है? इसे आप भी अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा। हम त्वरित टिप्पणी में बात कर रहे हैं अमृत पीढ़ी की। इस बजट में युवा पीढ़ी को नया नाम मिला है, अमृत पीढ़ी का। भारत के युवाओं के जीवन में कितना अमृत है, कितना विष है, वही जानते होंगे। थोड़ा मैं भी बता देता हूं। ये सब हाल फिलहाल की खबरें हैं, पिछले 2 महीनों की। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से कई राज्यों के नाम छूट गए हैं, मगर ऐसी खबरें हर जगह से सुनाई और दिखाई देती हैं। सरकारी भर्ती की परीक्षाओं की खबरें हैं। हाल ही में गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क की परीक्षा के लिए 9 लाख से अधिक छात्र तैयारी करने में लगे थे और खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो गई है। उत्तराखंड में भी वन दरोगा की परीक्षा रद्द कर दी गई। तब रद्द हुई जब रिजल्ट निकल चुका था। दिसंबर 2019 में वन दरोगा की परीक्षा का ऐलान होता है, परीक्षा होती है और 2 साल बाद दिसंबर 2022 में इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाता है। अमृत पीढ़ी के 2 साल बर्बाद हो गए। पिछले ही महीने उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल की परीक्षा रद्द हुई। अभी हाल में हिमाचल में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर CBI ने 7 राज्यों में छापे मारे। पिछले साल मई के महीने में पेपर लीक के कारण यह परीक्षा रद्द कर दी गई। राजस्थान में 2nd ग्रेड टीचर के जनरल नॉलेज पेपर लीक केस में जिन लोगों के नाम आए, जयपुर में उनके घरों और कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माण गिरा दिए गए। घर गिराने से परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवाओं को क्या राहत मिलती है? उन्हें तो राहत तब मिलेगी जब परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी। क्या यह अमृतकाल की तस्वीर हो सकती है? इन खबरों को देखकर कौन कह सकता है कि भारत की युवा पीढ़ी अमृत पीढ़ी हो गई है? तो आप देख रहे हैं बजट पर हमारी त्वरित टिप्पणी। अमृत पीढ़ी से पूछ लीजिए कि रोजगार की क्या हालत है। जिस देश के युवाओं को
ईमानदार परीक्षा व्यवस्था ना मिलती हो, उसे अमृत पीढ़ी कहना अमृत का ही अपमान है। धर्म की राजनीति में फंसे युवाओं को पता ही नहीं चलेगा कि अमृत पीढ़ी कहकर उनका अपमान किया गया है। आर्थिक सर्वे में दावा किया गया है कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, जो 20-21 में 4.2% हो गई। आंकड़ा 2 साल पुराना है। इसकी तुलना 2018-19 के बेरोजगारी के आंकड़ों से की जाती है। सर्वे में 21-22 या 22-23 के लिए बेरोजगारी दर का कोई डेटा नहीं दिया गया है। कम से कम आर्थिक सर्वे में ताजा आंकड़े दिए जा सकते थे। इस समय के आंकड़े तो ऐसा नहीं कहते कि रोजगार बढ़ रहा है, बेरोजगारी घट रही है। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा है कि जनवरी में बेरोजगारी की दर 7.1% रही। 2 साल पहले का आंकड़ा देकर बताया जाता है कि बेरोजगारी घटी है। यह है अमृत काल की अमृत पीढ़ी का हाल और उसका अस्तित्व। बजट में 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं। इसमें से एक प्राथमिकता नंबर 6 है, जो युवाओं को समर्पित है। इस बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई है। ओ 3 साल के भीतर लाखों युवाओं को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। 2015 में स्किल इंडिया लॉन्च की गई थी। 7 साल बाद इससे कितने युवाओं को ट्रेनिंग मिली है और इसके बाद जो रोजगार मिला है वो कैसा है, कितनी सैलरी का रोजगार है, हम नहीं जानते हैं। अगर यह योजना सफल है तब फिर हमारे युवाओं की कमाई 10,000 से कम या 25,000 से कम क्यों है? राज्यों में 30 नए इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाने की बात हुई है, ताकि बाहर के देशों में जो अवसर हैं उसका लाभ हमारे युवा उठा सकें। लेकिन इस योजना के पुराने संस्करण का क्या हुआ? सबसे पहले 2017 के बजट में अरुण जेटली ने 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर खोलने की बात की थी। याद आया आपको? अरुण जेटली ने 2017 में 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर खोलने की बात की थी। 2017 अगस्त में ही बताया गया था कि 14 सेंटर खुल भी चुके हैं और इस बजट में कहा गया है कि 30 खुलने वाले हैं। लेकिन अब आप पिछले साल 16 अप्रैल 2022 की PIB की प्रेस रिलीज देखिए। PIB सरकारी विभाग है, इसके जरिए सरकार अपनी सूचना जनता को देती है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया है। बताइए, यहां पर नेशनल एकेडमी फॉर स्किल टीचर्स ट्रेनिंग बनाया गया था। जिस योजना में 2017 में 14 सेंटर बन गए थे, उसका पहला सेंटर 2022 में कैसे उद्घाटित किया जा रहा है? क्या पुरानी स्कीम को रीपैकेज करके आपको दिखाया जा रहा है? तो ठीक से देखिएगा। प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि ओडिशा के 75 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के दायरे में लाया जाएगा। इसी तरह 12 मई 2022 की PIB की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा, ताकि संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार किए जाएंगे। इस हिस्से को आप YouTube में दोबारा से जाकर सुनिएगा, तब आपको झोल समझ में आएगा। क्या आप जानते हैं कि यह सेंटर बना है या नहीं बना है? बना तो इसके तहत कितने युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी गई है और कितनों को यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद, मैं बनारस वाले सेंटर की बात कर रहा हूं, संयुक्त अरब अमीरात में काम मिला है। तो भुवनेश्वर के स्किल सेंटर का आखिर होता क्या है? अप्रैल 2022 में आप स्किल इंटरनेशनल सेंटर बनाते हैं भुवनेश्वर में। अब 19 दिसंबर 2022 को भाजपा की भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का लोकसभा में जवाब देखिए। उनके सवाल के जवाब में, अपराजिता सारंगी के सवाल के जवाब में मंत्री का जवाब देखिए। सेंटर में नामांकन का आंकड़ा मांगा गया तो मंत्री जी कहते हैं कि अभी तक केंद्र में छात्रों का नामांकन शुरू नहीं हुआ है। क्या आपको यह बताया जाता है? क्या बजट की वाहवाही में आपके सामने ये सारे तथ्य रखे जा रहे हैं? अमृत पीढ़ी को घोषणाओं का अमृत मिल रहा है या अवसरों का अमृत मिल रहा है, या अमृत के नाम पर विष दिया जा रहा है?
2022 में लोकसभा में सरकार का जवाब देखिए। सरकार से पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले कितने युवाओं को विदेशों में नौकरी मिली है। तब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जवाब देते हैं कि मंत्रालय इस तरह का आंकड़ा नहीं रखता है। अरे आप आंकड़ा बताएंगे तो कितनी तारीफ होगी, क्यों नहीं रखते हैं? क्या यह आंकड़ा भी असंभव है? यह तो पता ही होता है कि कितने लोगों को बाहर काम मिल रहा है, जब कितने छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। इसका आंकड़ा हो सकता है। कितने लोग भारत छोड़कर विदेशों में बसने जाते हैं, इसका आंकड़ा हो सकता है। तो इसका क्यों नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेकर कितने युवाओं को विदेशों में नौकरी मिली है। इंटरनेशनल स्किल सेंटर कब लॉन्च हुआ था, कितने सेंटर की बात हुई थी, तो हम ये सब सवाल अपनी त्वरित टिप्पणी में उठा रहे हैं। हम अमृत पीढ़ी के नाम पर बहुत ज्यादा गदगद नहीं हैं। हम युवाओं से पूछना चाहते हैं कि आपको अमृत पीढ़ी का नाम देकर झांसा दिया जा रहा है या कोई नया सपना दिखाया जा रहा है। हम नहीं जानते कि वाराणसी और भुवनेश्वर में स्किल इंटरनेशनल सेंटर बनाने की खबरें छपी हैं, उनके क्या नतीजे निकले हैं। सरकार को इस पर जानकारी देनी चाहिए। बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। युवाओं के लिए प्राथमिकता नंबर 6 में ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2024 तक 10 लाख भर्तियां करने की बात कही थी। इस बजट में इस संख्या का उल्लेख तक नहीं है, जबकि वित्त मंत्री ने 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,800 शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की बहाली की बात कही है। तो अन्य विभागों में भी बहाली की बात इस बजट में कही जा सकती थी। रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, इसकी संख्या दी जा सकती थी। अब हम आते हैं स्टाइपेंड वाली बात पर। इसकी संख्या बताई गई है ताकि अमृत पीढ़ी को इसका सपना दिखाया जा सके। यही हम कह रहे हैं कि अमृत पीढ़ी के नाम पर युवाओं को झांसा दिया जा रहा है या कोई नया सपना दिखाया जा रहा है। कुछ मिल नहीं रहा है तो स्टाइपेंड मिल रहा है, ऐसा कुछ सपना है क्या? वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले 3 साल में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड यानी भत्ता दिया जाएगा। यह पैसा इन्हें अलग अलग कौशल ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। अब आप इस प्रेस रिलीज को ध्यान से देखिए। यह पिछले साल जुलाई की है, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की है। हम पीआईबी की प्रेस रिलीज से बता रहे हैं जो 2016 और 2017 में दी गई है। पीआईबी की रिलीज में बताया गया है कि अगस्त 2016 में स्टाइपेंड देने की योजना शुरू हुई थी, लॉन्च हुई थी। 2020 तक 50 लाख युवाओं को इस स्कीम के तहत लाने की घोषणा हुई थी। 50 लाख, मगर जुलाई 2022 तक यानी 6 साल में 13.4 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिए गए हैं। 6 साल में आप 13.4 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देते हैं, 50 लाख युवाओं को इस स्कीम के तहत स्टाइपेंड नहीं दे पाते हैं और अब दावा करते हैं और तालियां बजती हैं कि अगले 3 साल में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं कि गोदी चैनलों को छोड़कर आपको रवीश कुमार ऑफिशियल देखना चाहिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखना चाहिए। इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, यह सच्चाई आपके सामने नहीं रखी जाएगी। गोदी मीडिया की इंडस्ट्री आपको झूठ से घेर रही है और आप घिरे जा रहे हैं। 2020 तक 50 लाख युवाओं को भत्ते दिए जाने थे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत वो संख्या पूरी नहीं हो पाती है। 2022 तक 13.4 लाख ही हो पाती है। अब ऐलान किया जाता है कि अगले 3 साल में 47 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप के भत्ते दिए जाएंगे। यह हाल है अमृत पीढ़ी की स्कीम का और अमृत काल में इस स्कीम का। क्या मोदी सरकार 2024 के चुनाव में युवाओं के बीच रोजगार के आंकड़े की जगह स्टाइपेंड यानी भत्ता देने के आंकड़ों को लेकर जाना चाहती है? जिन्हें रोजगार चाहिए उन्हें ट्रेनिंग और भत्ते के नाम पर टहलाया जा रहा है। कौन नहीं जानता है कि इस देश में नौकरी की हालत खराब है। ज्यादातर नौकरियां कम पैसे की हैं, सरकारी भर्तियां कम होती जा रही हैं। क्या इस वजह से स्टाइपेंड का फॉर्मूला निकाला गया है? आप देख रहे हैं बजट पर हमारी त्वरित टिप्पणी पार्ट 1। और भी टिप्पणियां आएंगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।